और मोमेंटम, लास्ट क्लास में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात की थी, हमने बेसिक्स की बात की थी। आज हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कुछ केसेस देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स के रिलेटेड जो हमारे फॉर्मूलाज बनते हैं उसको देखेंगे। फिर हम न्यूमेरिकल में हम आएंगे इलास्टिक कोलिजन में, एंड देन आएंगे हम फ्रिक्शन में इंक्लाइंड प्लेन और एंगल्स को डिस्कस करेंगे। देन उससे रिलेटेड आखिरी में न्यूमेरिकल करेंगे। तो अभी इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आते हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे मेरे बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, एंड देन हम आगे चलेंगे उससे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सही। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने लास्ट क्लास में मेरा बेटा बात की थी कि अगर हम देखें फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम अगर कोई है तो एक बॉडी हमारे पास ओके, एक तो हमारे पास मास उसका m1, इनिशियल वेलोसिटी u1, मेरे बेटे दूसरी बॉडी है उसकी वेलोसिटी u2, मास है उसका m2, ठीक है ना। तो अब हमारे पास ये दोनों बॉडी कोलाइड करती हैं, सही। तो ये दोनों बॉडी कोलाइड करती हैं और मेरा बेटा एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। तो मेरा बेटा क्या होगा, मोमेंटम में चेंज आएगा, क्योंकि हमने एक पढ़ा था फोर्स की डेफिनेशन, क्या कहता है मेरा बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो मेरा बेटा फोर्स, तो इंडिविजुअल का मोमेंटम चेंज हो जाएगा, अलग अलग मोमेंटम, इसका मोमेंटम अलग हो जाएगा, इसका मोमेंटम अलग हो जाएगा, बिकॉज इनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी। इनकी वेलोसिटीज चेंज होगी तो हमने देखा था कि मेरा बेटा इसकी वेलोसिटी, एक की वेलोसिटी लेट सपोज u1 है तो क्या हो जाएगा v1, मास तो सेम रहेगा मेरा बेटा m1। दूसरी बॉडी है उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, u2 से क्या हो जाएगी v2, और मेरा बेटा मास कैसा रहेगा ओके। तो हमने पढ़ा था मेरा बेटा टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। तो हमारे पास टोटल मोमेंटम में बिफोर कोलिजन निकालूंगा तो क्या बनेगा, बिफोर कोलिजन हम निकालेंगे तो पहले बॉडी का मोमेंटम मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी m1 u1 प्लस मेरा बेटा m2 u2। तो बिफोर कोलिजन हमारे पास मोमेंटम ये टोटल, और आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्लस मेरा बेटा m2 v2। तो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम ये, तो बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम कैसा रहेगा, सेम। तो मेरा बेटा इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्व रहा, क्या मेरा बेटा कंजर्व रहा मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो ऐसे, मगर ये किस केस में होता है, जब हमारे पास क्या हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, यानी कि सिस्टम कैसा हो, आइसोलेटेड हो। तो आइसोलेटेड सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता मेरा बेटा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये आइसोलेटेड सिस्टम में ऐसा पॉसिबल है कि अगर हमारे पास दो बॉडी आपस में एक दूसरे में फोर्स लगा रही है तो उनका इंडिविजुअल का मोमेंटम चेंज होगा, लेकिन टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन देखेंगे मेरा बेटा कैसा रहेगा, सेम। तो वहां पर हमने स्टेटमेंट भी लिखी थी, ओके, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, for an isolated system total momentum before and after collision remain same, Shinoman, अस्सलाम वालेकुम। डिजाइन फाइनल है, हाँ डिजाइन फाइनल है। उनसे बात नहीं, उनसे बात करके आ जाओ, नंबर ले लो, डिजाइन उनको भेज देंगे। बस यही, तो उनसे बात कर लो और सारी चीजें डिस्कस कर लो, फिर डिजाइन यहाँ से भेज देंगे तो उसको निकाल, ठीक है। अभी एंड टू नहीं करेगा, ठीक, सही, बात कर लो। ओके,
चलिए, तो आजकल काम ज्यादा है थोड़ा सा, बिफोर एंड आफ्टर। हाँ मेरा बेटा क्या रहता है, मोमेंटम सेम रहता है। तो मेरा बेटा हमने देखा था टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है ना। तो मेरे बेटा हमने यहां से इक्वेशन ड्राइव कर ली थी, m1 u1 है ना बिफोर m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ओके, तो ये इक्वेशन तो हमारे पास हमने कुछ अप्लाई भी करके देखा था। अब हम आते हैं मेरा बेटा यहां से आगे, हम मोमेंटम में बात करेंगे। लेट सपोज करें हमारे पास एक केस आया था जब हम इसको अटेम्प्ट कर रहे थे, तो वहां पर आया था कि अगर हम फायर करते हैं किसी बुलेट को गन से, तो गन की रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या हो। तो हमने इक्वेशन को अप्लाई किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। तो अगर रिक्वायर्ड वेलोसिटी हमें निकालना है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, तो उस केस के अंदर, ठीक है, उस केस के अंदर हमें याद है कि अगर बुलेट गन के अंदर है तो मेरे बेटा दोनों इनिशियली किस में, रेस्ट में, ठीक है ना। तो उसमें इनिशियली दोनों रेस्ट में थे मेरा बेटा, ठीक है। तो इनिशियली दोनों रेस्ट में थे, तो मेरा बेटा u1, हाँ इनिशियली रेस्ट में थे, तो u1 भी कितना था 0, और v1 भी कितना, u2 भी कितना था 0, ठीक है ना। तो अब आपसे बताया था कि हमारे पास लेट सपोज वेलोसिटी, इस v1 वेलोसिटी से बुलेट निकल रही, जो भी वैल्यू दे दी, आपसे बोला था रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकालिए जितनी स्पीड से गन वापस आ रहा है, ठीक है ना। तो उस केस में आपने अप्लाई किया था मेरा बेटा इक्वेशन, यहां पर u1 भी 0, u2 भी 0, ये फैक्टर 0, सही। v1 आपको गिवन है, तो ये प्लस का तो इस तरफ भेज दे, क्या हो जाएगा मेरा बेटा, प्लस का तो इस तरफ भेज दे, माइनस m1 v1, और मेरा बेटा इस तरफ क्या बचा m2 v2। तो मेरा बेटा अगर मुझे v2 निकालना है तो m2 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ भेजेंगे, क्या बनेगा डिवाइड। तो मेरा बेटा ये इक्वेशन बनेगी, डायरेक्ट आप अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। दोनों का मास पता होना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए बुलेट, देन यू कैन फाइंड द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन, ठीक है ना। तो अब हमारे पास कुछ भी वेलोसिटी दी गई तो यू कैन फाइंड, बस याद रखिएगा मास को दोनों को लाजमी सेम यूनिट में रखना है, ज्यादातर वो ग्राम में कन्वर्ट करके देता है, ठीक है। तो ग्राम में से आप बुलेट के मास को ग्राम में देते हैं तो केजी में कन्वर्ट करना है। तो आपने याद रखना है कि ये इक्वेशन डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो यू कैन फाइंड द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। ओके डन। एक केस और भी हमारे पास, मैं केसेस को डिफाइन करते जाता हूं, ठीक है, ताकि आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाए। ओके, अगर हमारे पास लेट सपोज एक केस था मेरा बेटा, हाँ, कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ द टू बॉडीज, ठीक है ना। दो बॉडीज के कंबाइंड वेलोसिटी फाइंड करना है, ठीक है, कंबाइंड वेलोसिटीज ऑफ टू बॉडी, ठीक है। लेट सपोज करो मेरा बेटा एक ऑब्जेक्ट था, एक बुलेट है, लेट सपोज कर लेते हैं, ठीक है। ये इनिशियल वेलोसिटी से आपको बता दिया भाई कि ये इनिशियल वेलोसिटी u1 से आ रहा है, इसका मास m1 है। यहां पर दूसरा ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट में है, रेस्ट में, तो इसका u2 कितना हो जाएगा मेरा बेटा 0, और इसका मास जो भी है वो है मेरा बेटा m2, ठीक है ना, इसका मास m2 है, ठीक है। अब ये बुलेट आके लेट सपोज इसमें हिट करता है और इसके साथ फिक्स हो जाता है इस बॉडी के साथ, ठीक है मेरा बेटा। तो अब ये दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं विथ मेरा बेटा, इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी कैसी होगी, सेम, v1 और v2 दोनों क्या होगा बराबर, और वो किसके बराबर लेंगे v, दैट इज कॉल्ड कंबाइंड वेलोसिटी। समझ रहे हो, क्योंकि क्या हुआ, बुलेट आके हिट किया, हिट करने के बाद इस ये वुड का था तो ये सरफेस पे रखा था, तो ये साथ चलने लगे आगे, तो जिस वेलोसिटी से चलेंगे आप वो कैलकुलेट करके दिखाइए। तो मेरा बेटा इस केस में हमारे पास क्या होगा, u1 तो है हमारे पास, इसका मतलब ये वाला फैक्टर तो रहेगा, लेकिन u2 कितना है मेरा बेटा 0, ठीक है। और यहां पर देखिए v1 और v2 किसके बराबर है, v1 और v2 किसके बराबर है, v के बराबर है। तो मैं इन दोनों को v कर दूं, तो मेरा बेटा v कर दूंगा तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा m1 प्लस मल्टीप्लाई से भेज देंगे डिवाइड में, तो क्या बना v इज इक्वल टू किसके बराबर बनेगा, बचा कौन था m1 u1, ये वाला फैक्टर तो क्या हो गया था 0। तो मेरा बेटा दूसरा हमारे पास यहां से m1
m1 प्लस m2 से डिवाइड कर दोगे, यू कैन फाइंड कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ द टू बॉडी। ठीक है ना। इसी तरीके से एक केस और भी हमने न्यूमेरिकल्स में देखा है। ठीक है, केस नंबर सी, कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करने बोला था, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, वहां पर मुश्किल लगता था, अभी हम दो फॉर्मूले में उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी अगर हमें बुलेट का बोला फाइंड करने, तो मेरे बेटे याद है वो केस कि एक वुडन हमारे पास ब्लॉक होता था और वो हैंग होता था, है ना, एक रस्सी से। ठीक है, और ये मेरा बेटा यहां से एक बुलेट आ रही थी। ठीक है, विथ वेलोसिटी, बुलेट विथ वेलोसिटी किससे मेरा बेटा, u1 वेलोसिटी से। इसका मास कितना था मेरा बेटा, m1। जब ये आके इसे हिट करते हैं और हिट करने के बाद दोनों एक साथ मूव करते हैं कंबाइंड वेलोसिटी से। ठीक है, वो भी हमें नहीं बताया था, लेकिन ये क्या होता है, ये राइज कर जाता है अपनी पोजीशन से, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज कर गया था मेरा बेटा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, सेंटर से मेरा बेटा सेंटर का डिस्टेंस लूंगा मैं, दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये आपको बताता है एच की वैल्यू, लेट सपोज वहां पर बताया था 10 सेंटीमीटर। सही, ये राइज हो गया मेरे बेटा। ये शुरू में तो क्या था, रेस्ट पे था, तो U2 की वैल्यू तो आपको बता दी थी भाई 0 पे। ठीक है, हैंग है रेस्ट पे, लेकिन टकराने के बाद दोनों एक साथ चला है, तो मेरे बेटा दोनों बुलेट इसके अंदर फिक्स हो गया। तो इसका मतलब है दोनों की वेलोसिटी क्या होगी मेरे बेटा, v1 v2 बराबर होगी, क्या लेंगे, v लेंगे ना, v1 और v2 दोनों किसके बराबर है, v। ठीक है, तो आपसे बोला था बताइए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, बुलेट कितनी वेलोसिटी से आया होगा कि हिट करे तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को राइज करते, कितना मेरा बेटा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो अब अगर हम इक्वेशन अप्लाई करने जाते हैं, तो अगर हम इसे अप्लाई करें तो यहां पर क्या होगा मेरा बेटा, u2 तो 0 है, तो ये फर्स्ट फैक्टर क्या हो जाएगा, ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा मेरा बेटा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी की कितनी है, 0। और मेरा बेटा v1 और v2 दोनों कैसे हैं, सेम है ना, तो किसके बराबर है, तो ये कॉमन निकल जाएगा, तो किसके बराबर है, v। हाँ मेरा बेटा, मल्टीप्लाई से भेज देंगे डिवाइड में, है ना। लेकिन हमें मसला क्या आएगा, यहां पर v का मसला नहीं, यहां पर अगर हम v निकाल लेंगे कॉमन, तो v निकालेंगे m1 प्लस m2। ठीक है ना, और यहां पर क्या बचा मेरा बेटा, m1 इंटू u1। अब मुझे निकालना क्या है, असल में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे u1 इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, v डिवाइड बाई m1 प्लस m2 डिवाइड बाई m1। सही ना, मुझे v भी चाहिए। अब v अगर मिल जाए m1 और m2 तो वो गिवन देता है सवाल में। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या पढ़ा था मेरे बेटे, याद करो कि अगर ऑब्जेक्ट यहां रुका हुआ था, जैसे हिट करेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, हाँ मेरे बेटा, मैक्सिमम होगी, और जैसे जैसे मीन पोजीशन से ऊपर जाएगा तो किसमें कन्वर्ट होता जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो मेरे बेटा काइनेटिक किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हाइट कितना आ रहा है, तो मेरे बेटा इसका मतलब काइनेटिक कन्वर्ट होता था पोटेंशियल में। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मेरा बेटा किसके बराबर होता है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। यहां से काइनेटिक, यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी कम होती जाएगी, तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, लॉस, और हाइट बढ़ता जा रहा है तो क्या बढ़ता जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी गेन होता जा रहा है। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो मेरे बेटा काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mg h। m से m मर गया मेरा बेटा, 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई, तो क्या बना मेरे बेटा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, स्क्वायर खत्म करना तो क्या बना मेरे बेटा, अंडर रूट 2gh, दैट इज इक्वल टू v। सही, h गिवन है, जो भी दिया जाए आप निकाल लेंगे मेरा बेटा v, यहां से v निकालेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे, m1 और m2 तो गिवन है। ठीक है, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। ओके, तो ये सब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले फॉर्मूले से बना रहे हैं। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले फॉर्मूले से बना रहे हैं। ठीक है, तो वी कैन फाइंड, तो हम ये दो इक्वेशन अप्लाई करेंगे एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। ओके मेरा बेटा, केस नंबर 4।
केस नंबर 4, हमसे एक सवाल एक दफा पूछा कि भाई वेलोसिटी ऑफ ब्रोकन बॉडी, सही हुआ क्या? एक दफा सवाल हमसे पूछा कि भाई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास मेरा बेटा कैपिटल एम है, जो भी वैल्यू थी, ठीक है ना, सही, वो वेलोसिटी से v वेलोसिटी से जा रहा है, सही, v वेलोसिटी से जा रहा है। अब आगे जाके क्या हुआ मेरा बेटा? एक्सप्लोड हो गया। एक्सप्लोड हुआ तो एक्सप्लोड होने पे ये दो पार्ट में टूट गया, दो पार्ट में टूट गया। अब मेरा बेटा एक का मास बता दिया आपको 2 kg और इसका बताया हुआ था शायद 6 kg एनएडी वाले सवाल में, ठीक है ना। तो आप बता सकते हैं दूसरे वाले का मास कितना होगा? हाँ भाई, दूसरे वाले का कितना होगा? कोई मसला तो नहीं, 4 kg। अब इसकी वेलोसिटी बता दी, लेट सपोज जो भी वैल्यू बता दी आपको, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहां पर ये वेलोसिटी से आ रहा था, लेट सपोज 4 मीटर पर सेकेंड, ये भी बताया हुआ था। आपसे बोला ये जो दूसरे वाली बॉडी है v2, इसकी फाइनल वेलोसिटी बताइए। तो मेरा बेटा आप याद रखिएगा, इसमें सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। आने वाला बॉडी क्या है मेरा बेटा? सेम है, लेकिन एक्सप्लोड होने से क्या हुआ? दो पार्ट में ब्रेक हो गया। तो शुरू में मोमेंटम कितना होगा? एक अकेला बॉडी है, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, बाद में दो पार्ट में ब्रेक हो गया, ठीक है ना। तो मेरा बेटा इसके मोमेंटम को भी सम करोगे, इसके मोमेंटम को सम करोगे तो इसके बराबर बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसके लिए फॉर्मूला बनाऊं तो मेरा बेटा होना क्या चाहिए? m इंटू वी, इनिशियल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन, और मेरा बेटा मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन, mv1 प्लस m2 v2, दैट इज योर इक्वेशन एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ v2, ठीक है, फ्रॉम हियर। डन। तो ऐसा नहीं है कि दो बॉडी हो, उसने बोला भाई एक बॉडी था आया और मेरा बेटा वो एक्सप्लोड होके दो पार्ट में ब्रेक हो गया, ठीक है ना। एक का मास ये बन गया, दूसरे का मास बताया नहीं, कह रहा है दूसरे वाले का वेलोसिटी फाइंड करें और पहले वाले की वेलोसिटी ये। तो मेरा बेटा दूसरे वाले का मास नहीं भी बोला तो हमें निकालना आना चाहिए, क्योंकि मेरा बेटा दो पार्ट में ब्रेक हुआ, तो हम कंजर्व रखेंगे मास को भी। तो मास को कंजर्व रखेंगे तो मास कितना है? पहले 6, उसमें से टूट गया 2, तो बाकी क्या बचा मेरा बेटा? डन है, ओके। तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो ये सारी चीजें भी हम अटेम्प्ट करेंगे पास पेपर में, ठीक है। तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आते मेरे बेटे, जब हम बात करें मोमेंटम में, तो मोमेंटम में हमने बात की कोलिजन की। तो मेरे बेटा कोलिजन तो हमें पता है टकराने को कहते हैं दो बॉडी के, लेकिन कोलिजन मेरा बेटा दो तरह के होते हैं, एक होता है इलास्टिक और एक होता है इन इलास्टिक, ठीक है ना। तो इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो हम इन इलास्टिक कोलिजन मेरे बेटा जब दो बॉडी टकराए और टकराने के बाद उनका मोमेंटम कंजर्व रहे, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रहे, तो ऐसे कोलिजन को क्या बोलते हैं? और अगर मोमेंटम कंजर्व रहे और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहे तो फिर उसको क्या बोलते हैं? इलास्टिक। तो दोनों कंजर्व हो मेरा बेटा। टोटल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करके बता सकते हो मुझे कितना होगा यहां पर बिफोर कोलिजन? हाँ भाई, हाफ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या था? हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस मेरा बेटा टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालने आ रहे, हाफ m2 u2 का स्क्वायर। इसी तरह यहां निकाल सकते हैं हाफ m1 v1 का स्क्वायर हाफ, तो मेरा बेटा ये मोमेंटम भी कंजर्व हो और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व हो, तो ऐसे केस में हमारे पास कोलिजन कौन सा होता है? इलास्टिक। और अगर मोमेंटम कंजर्व रहा और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रहा तो मेरा बेटा ऐसे केस में कोलिजन क्या कहलाता है? इन इलास्टिक। तो मेरे बेटा आइए, अ कोलिजन इन विच total momentum remain conserve while kinetic energy
change is called inelastic collision. Inelastic collision. ओके, तो मोमेंटम सेम रहेगा, मोमेंटम बिफोर, मोमेंटम आफ्टर कैसा रहेगा, सेम, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बिफोर इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर सेम नहीं रहे. ओके, और मेरा बेटा इलास्टिक कोलिजन, अ कोलिजन इन विच मोमेंटम एंड बोथ कैसे रहेंगे, रिमेन कंजर्व रहेंगे, तो ऐसे कोलिजन को फिर हम इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे. इलास्टिक कोलिजन. A collision in which total momentum and kinetic energy before and after collision कैसा रहे मेरा बेटा, रिमेन सेम. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास मोमेंटम भी टोटल निकालें, टोटल मोमेंटम बिफोर, टोटल मोमेंटम क्या मेरा बेटा आफ्टर, सही है, और टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर, दोनों क्या रहेंगे मेरा बेटा, सेम रहेंगे. बिफोर एंड आफ्टर मोमेंटम भी सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, और काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल. तो इलास्टिक कोलिजन मेरा बेटा इसी कंडीशन को हम अप्लाई करते हुए इनकी फाइनल वेलोसिटी की इक्वेशन निकालते थे V1 और V2 की, है ना. जब बॉडी टकराता था तो शुरू में गया U1 U2 से, टकराने के बाद मेरा बेटा किस में कन्वर्ट हो गया, V1 और V2 में. तो बताइए इक्वेशन ऑफ फाइनल वेलोसिटी कि इस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होगी, इस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी की इक्वेशन के लिए जाहिर सी बात हमें यहाँ इक्वेशन ड्राइव नहीं करनी, लेकिन कंडीशन हम यही अप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास ये इक्वेशन आ सके. ठीक है ना, तो हमने वहां पर इक्वेशन ड्राइव की थी मेरे बेटा, फाइनल वेलोसिटी V1, इस बॉडी एक जो फाइनल वेलोसिटी है उसको निकालना मेरे बेटा. जब भी V1 निकालना पड़ेगा तो कॉमन रहेगा U1, याद रखिए, और मेरा बेटा माइनस होगा M1 में से M2. ठीक है, कौन है, V1 है, कॉमन कौन आया, और कौन माइनस होगा, और मेरा बेटा अपोजिट वाला यानी कि 2M2U2 दूसरे साइड पे रहेगा, डिवाइड बाय मेरा बेटा M1 प्लस M2. ठीक है, अब देखिए इसी कंडीशन को दूसरे के लिए सोचते हैं. ठीक है, इसी कंडीशन को दूसरे के लिए सोचते हैं. अपोजिट वाला तो मेरा बेटा अपोजिट कौन है, V1 का अपोजिट U है ना, तो M2 है. M1 का अपोजिट कौन है, M2, तो M2U2 ये अपोजिट वाला बाद में रहेगा. तो मेरा बेटा यहां पर देखिए V2 के लिए कैलकुलेट करते हैं, कॉमन कौन आना चाहिए, U2. अगर कॉमन आ रहा तो माइनस कौन होगा, M2 में से माइनस होगा, और अपोजिट वाला यहां पर आएगा 2M1U1. ठीक है, जब U1 था तो कौन आया, M2U2, और जब U2 है तो कौन आ रहा है मेरा बेटा, डिवाइड में तो सेम है, M1 प्लस M2. दैट इज योर इक्वेशन. ओके, लेकिन हम कंडीशंस कुछ देखते हैं, केसेस
लेट सपोज करें मेरा बेटा केस हमसे पेपर में पूछा कि भाई केस नंबर 1, ठीक है, सही। अगर हमारे पास लाइटर बॉडी कोलाइड विथ heavier body at rest, सही। तो कुछ बातें याद रख लें आप। यहां पर लाइटर बॉडी का मतलब है मेरा बेटा कि जिस बॉडी का मास ना होने के बराबर, एक बॉडी बहुत हैवी है और दूसरी बॉडी ना होने के बराबर उसका मास, ठीक है। तो हैवियर बॉडी किसमें, रेस्ट में। इसका मतलब ये है कि मेरा बेटा U2 कितना होगा, 0। M2 तो जाहिर सी बात है मास ज्यादा है इसका। ये वाला मेरा बेटा आ रहा है मास ना होने के बराबर है, तो M2 को M1 को तकरीबन हम कितना लेंगे, 0 के बराबर। ये वेलोसिटी से आया, U1 टकराया, तो आप बोल रहा है फाइनल वेलोसिटी की कंडीशन बताइए। क्या बताइए, फाइनल वेलोसिटी की कंडीशन। सबको समझ आया मेरा बेटा। तो एक हैवियर बॉडी है रेस्ट में है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी मेरा बेटा, ये तो लाइटर बॉडी, जब भी लाइटर बॉडी बोलेगा उसके मास को कितना ले लेना, तो इसके मुकाबले में कितना है, 0। तो मेरा बेटा अगर हम यहां पर कंडीशन अप्लाई करें, तो अब आप देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं V1 निकालने जाऊं, गौर से देखो मेरा बेटा, V1 निकालने जाऊं, तो V1 निकालने जाऊंगा तो ये वाला फैक्टर तो 0 हो जाएगा। क्यों मेरा बेटा, U2 क्या है, 0, तो ये वाला फैक्टर खत्म। M1 यहां पर 0 हो जाएगा, सही। तो क्या बचेगा ऊपर माइनस में, हाँ भाई, माइनस M2 U1 है ना, M2 और नीचे कौन, M1 तो 0 हो गया, तो क्या बचा है 2। तो हमारे पास क्या बचा, माइनस U1 इंटू M2 डिवाइड बाई M2। बोलो कोई मसला मेरा बेटा, M2 से M2 मर गया, तो इसके बाद बचा क्या, V1 इज इक्वल टू माइनस U1। इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी जिस वेलोसिटी से आई थी U1 से टकराकर उसी वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही, इसीलिए जो V1 है वो माइनस U1 के बराबर है। समझ रहे हो, फाइनल वेलोसिटी टकराने के बाद वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल। तो U1 किस में कन्वर्ट हो गया, V1 में, लेकिन कितने के बराबर, माइनस U1 के। इसका मतलब बॉडी जिस वेलोसिटी से आके हिट की थी उसी वेलोसिटी से वापस चले गई, तो अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से क्या हो गया, माइनस। डन है। तो इसीलिए हमारे पास इक्वेशन क्या बनी मेरे बेटा, फर्स्ट बॉडी का। कंडीशन आप अप्लाई करके घर पे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। सारी वैल्यूज को 0 कीजिएगा, U2 की वैल्यू को 0। किसी को ना समझ आ रहा हो तो बोलिएगा, समझ आ रहे मेरा बेटा, ओके। हाँ, तेज तो नहीं जा रहा, समझ आ गया, ओके। तो ये फैक्टर मेरा बेटा 0, यहां पर M1 0, यहां पर M1 0, तो यहां पर क्या बचेगा, सिर्फ M2 मल्टीप्लाई बाय U1। तो M2 मल्टीप्लाई बाय U1 और नीचे बचेगा M2 से M2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस U1 बच जाएगा आपके पास, ठीक है। अब दूसरे कंडीशन में आइए, V2 को सॉल्व करते हैं, आपसे सॉल्व करवाते हैं। मेरा बेटा बताइए जरा आंसर क्या आना चाहिए, जल्दी से देखो। V2 निकालेंगे। अब V2 के लिए ये कंडीशन अप्लाई कीजिए। पहला फैक्टर्स देखिए, V2 तो निकालना है ना, U2 कितना होगा, तो ये वाला फैक्टर तो गया। अब मेरा बेटा यहां आ जाओ, M1 कितना है, 0, तो ये वाला फैक्टर भी, तो कितना बचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर V2 में तो कुछ आएगा नहीं, ऊपर 0 आ रहा। V2 बहुत हैवी बॉडी है, वो टकरा कर वापस चला गया, दूसरा अपनी जगह पे खड़ा, ठीक है। वो बहुत ही लाइट था, टकरा कर वापस चला गया, पहले वाला अपनी जगह पे खड़ा, ठीक है ना। इसीलिए हमारे पास V2 क्या है मेरे बेटा, 0। केस नंबर 2, अब उलट कर देते हैं, ठीक है। हैवियर बॉडी कोलाइड विथ हाँ मेरा बेटा, लाइटर बॉडी एट रेस्ट, ठीक है। हैवियर बॉडी कोलाइड विथ लाइटर बॉडी एट रेस्ट। तो मेरे बेटा
बाद वाली बॉडी क्या है, स्मॉल है, ठीक है, और हैवियर बॉडी पीछे से आगे टकरा रहा है इस पे, ठीक है। तो मेरे बेटा इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो u1 होगी, इसकी हाँ भाई मास कितना होगा m1, और ये वाला बॉडी बताइए रेस्ट में, तो u2 कितना होगा 0। ये लाइटर बॉडी, इसका मास भी कितना होगा 0, है ना। अब मेरा बेटा आपसे बोला फाइनल वेलोसिटी निकालिए, जरा कंडीशन से सॉल्व करके बता सकते हैं विद इन अ मिनट। बताइए v1 की इक्वेशन क्या होनी चाहिए। कंडीशन तो हमने बना ली, किसी को मसला तो नहीं, सबको समझ आ गया। एक हैवियर बॉडी आ रहा है, लाइटर बॉडी रेस्ट में, तो लाइटर बॉडी का मास भी तकरीबन 0 हैवियर बॉडी के मुकाबले में, और मेरा बेटा ये रेस्ट में भी था तो वेलोसिटी भी क्या है 0। तो ये u1 से आ रहा है, इसको हिट कर रहा है। अब बताइए कंडीशन जरा सॉल्व करके बताइए। आप अपने कॉपी में चाहे तो सॉल्व कर ले, है ना। क्या होगा मेरा बेटा, u2 तो 0 है, 0 आ गया, m2 भी 0 है, 0 आ गया, ठीक है ना। m2 यहां पर भी 0 है, 0 आ गया। यहां पर m1 u1, नीचे m1, m1 से m1, तो क्या बना v1 इज इक्वल टू, इसका मतलब ये हुआ बॉडी जिस स्पीड से आ रही थी उसी स्पीड से चलते चले गए, ये बीच में आया इसको पता भी नहीं चला, ठीक है। जिस स्पीड से आ रही थी u1 से टकराया और उसी स्पीड से जाते ही जा रहा है, अभी उसको फर्क ही नहीं पड़ा टकराने से, ठीक है, सही, ओके। जैसे आप बाइक में जा रहे हैं, मक्खी टकरा जाए तो आपकी वेलोसिटी में कितना फर्क आ जाएगा, नहीं आएगा, है ना। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये ऑब्जेक्ट चल रहा था, कोई आके टकरा गया, पता ही नहीं चला इसको, लेकिन उसको कितना पता चला देखते हैं यहां पर, ठीक है। तो आइए v2 निकाल के देखें, सही, v2 निकाल के देखें। हाँ भाई v2 बताइए कितना आएगा। हाँ मेरे बेटे u2 तो 0, ये फैक्टर 0, यहां बचा सर 2m1 u1, ये तो बचेगा क्योंकि m1 की वैल्यू भी है, u1 की वैल्यू भी है। नीचे आ जाते हैं, m2 की वैल्यू कितनी है, तो मेरा बेटा m2 तो 0 हो गया। यहां पर नीचे क्या बचा सिर्फ, तो ऊपर बचा था 2m1 u1, नीचे बचा था m1 से m1, ऊपर क्या बचा, तो इसका मतलब है जो लाइटर ऑब्जेक्ट था उसकी फाइनल वेलोसिटी डबल हो गई इनिशियल के मुकाबले, इनिशियल, है ना, हैवियर के इनिशियल के डबल हो गई, हैवियर के इनिशियल के डबल हो गई लाइटर बॉडी, जबकि वो रेस्ट में था, ठीक है। केस नंबर 3, अब आप लोग जरा जल्दी सॉल्व करके दिखाएंगे। वन बॉडी कोलाइड विथ another body of same mass at rest। चलो सिर्फ सेम मास, ठीक है। वन बॉडी कोलाइड विद अनदर बॉडी ऑफ सेम मास, रेस्ट भी नहीं लिया। चलो एट रेस्ट अप्लाई कर दें, एट रेस्ट आप लोग दूसरी बॉडी का मास रेस्ट में, मेरे बेटे दोनों का मास कैसा है, सेम, m1 और m2 आपस में कैसे बराबर है ना। जो बॉडी आके टकरा रही है दोनों सेम, एक बॉडी मेरे बेटा u1 से आया और इसका मास था m1, दूसरी बॉडी है सेम मास में मगर ये किसमें मेरा बेटा रेस्ट में, तो u2 कितनी होगी 0, और m मेरा बेटा m1 और m2 आपस में कैसे बराबर है, तो किसके बराबर ले लेंगे m के, ठीक है। तो यू कैन पुट द कंडीशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ v1 एंड v2। तो मेरे बेटा पहले क्या है, u2 0 है, ये फैक्टर खत्म, सही मेरे बेटा, और m1 और m2 आपस में बराबर है, तो मेरा बेटा माइनस कर दोगे कितना हो जाएगा, ऊपर ये भी फैक्टर 0 हो गया, ये भी फैक्टर 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइनल वेलोसिटी है u1 की, ये कितनी हो जाएगी 0, सही, डन, सही। तो ये चलते हुए आया और इससे टकराया, लेकिन टकराने के बाद रुक गया, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 0, टकराने के बाद ये खुद रुक गया,
ठीक है, लेकिन दूसरे वाले को क्या हुआ ये देखते, हम दूसरे वाले को देखते, M1 और M2 आपस में बराबर, ये फैक्टर तो 0, U1 की वैल्यू है, यस है, M1 की वैल्यू भी है, सही, M के बराबर M1 है ना, और यहां पर M1 और M2 आपस में बराबर, तो 2M हो जाएगा, ऊपर भी 2M हो जाएगा, 2M से 2M, तो U2 V2 इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ टकराने के बाद जो दूसरी बॉडी है उसकी वेलोसिटी पहले वाले के बराबर हो गई और पहले वाले की दूसरे वाले के बराबर हो गई, है ना, दूसरे वाला रेस्ट में था तो ये खुद रेस्ट में चला गया और दूसरे वाला जो रेस्ट में था वो पहले वाले के बराबर वेलोसिटी अचीव कर ली। इसका मतलब हुआ कि जब दो सेम मास की बॉडी आपस में टकराती हैं तो वो एक दूसरे की वेलोसिटी को इंटरचेंज कर लेती हैं, ठीक है, एक दूसरे की वेलोसिटी को, अगर पेपर में सवाल इस तरह रेस्ट नहीं दिया मेरा बेटा, लेट्स सपोज बोला ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, सही, गौर से सुनिए, ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, ये 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, दोनों का मास सेम है, अब ये इससे टकराए तो बताइए फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई, तो मेरे बेटा आप सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप इसके फाइनल वेलोसिटी को इसके बराबर लिख दीजिए और इसकी फाइनल वेलोसिटी को इसके बराबर लिख दीजिए, तो आंसर आ गया आपका, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो क्या हुआ मेरे बेटा, जब दो सेम मास की बॉडी टकराती है तो दे इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज, अपनी वेलोसिटीज को इंटरचेंज कर लेती हैं एक दूसरे, दे इंटरचेंज देयर वेलोसिटी। ठीक है, तो मेरे बेटा यहां से हम इलास्टिक कोलिजन को खत्म करते हैं बात, हम अभी प्रॉब्लम्स में आएंगे, उससे पहले मैं चाहता हूं कि कुछ टॉपिक्स हम पहले कवर कर लें फ्रिक्शन से रिलेटेड भी, देन हम आते हैं एमसीक्यू सॉल्व करने, ठीक है। वी विल ट्राई टू कंडक्ट अनदर क्लास बाय टुमारो, कल में मैं एक क्लास कंडक्ट करूं दोबारा से, ठीक है, और उसमें हम फर्दर चीज़ों को सॉल्व कर सकते। साफ कर दूं मेरा बेटा, क्लियर है सबको, किसी को मसला तो नहीं, ओके, ठीक है, घर पे जाके खुद अप्लाई भी कीजिएगा वरना भूल जाएंगे, मैंने सॉल्व नहीं किया डिटेल में, ठीक है, डिटेल में सॉल्व करूंगा तो पता चले एक टॉपिक पढ़ाऊंगा एक दिन, ओके, चल डन। आइए मेरा बेटा हम स्टार्ट करेंगे पहले तो फ्रिक्शन से, फिर इंक्लाइंड प्लेन में बेसिकली हमें जाना है, ठीक है ना, फ्रिक्शन, हाँ मेरा बेटा, ओके, अ फोर्स, एक ऐसा फोर्स, अ फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फ्रिक्शन। एक ऐसा फोर्स जो मोशन को अपोज करे, जब भी मूव कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि सर आप कहना ये चाहते हैं कि एक ऐसा फोर्स जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा हो उसके अपोजिट अप्लाई हो, ठीक है, जाहिर सी बात है, बहुत सारे फोर्स होते, ठीक है, एक तो हम जब जमीन में चल रहे हैं तो हमारे पैर पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज फ्रिक्शन, तो हम जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं फ्रिक्शन फोर्स हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है, ठीक है। इसी तरह टायर्स गाड़ी की, जिस डायरेक्शन में गाड़ी चल रही उसके अपोजिट डायरेक्शन में टायर में फ्रिक्शन लगता है। इसी तरीके से आप जब बाइक में होते हैं तो तब ज्यादा फील होता है, टायर्स में तो हमें फील नहीं होता, आप जब चलते हैं तो हवा आपके अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो इसका मतलब वहां पर एयर फ्रिक्शन होता है। मेरा बेटा एनईडी में एक दफा सवाल आया, इस फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, जब एयर किसी बॉडी से फ्रिक्शन जनरेट करती है तो इसको कहते हैं एरोडायनेमिक फोर्स। क्या कहते हैं, एरो का मतलब हो गया मेरा बेटा, ठीक है, एयर जब फ्रिक्शन जनरेट कर रही बॉडी से दैट फोर्स इज कॉल्ड एरोडायनेमिक फोर्स, ठीक है। एरोडायनेमिक, एरो का मतलब एयर, डायनेमिक का मतलब मोशन, तो आप जब मोशन कर रहे हैं एयर की वजह से जो फ्रिक्शन हो रहा है दैट फोर्स इज कॉल्ड एरोडायनेमिक फोर्स, ठीक है। तो फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यू टू एयर इज कॉल्ड एयर
एरोडायनेमिक फोर्स। ओके मेरा बेटा, तो ये हमारे पास एरोडायनेमिक फोर्स कहलाता है, फ्रिक्शन। ओके, तो फ्रिक्शन को अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं मेरा बेटा। जब भी फ्रिक्शन को हम स्टडी करते हैं और ऑब्जेक्ट के मोशन के हिसाब से डील करते हैं, तो कुछ एमसीक्यूज उससे रिलेटेड आते हैं, तो हम उनको भी देखते हुए जाते हैं मेरा बेटा। एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज करें, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये आगे की तरफ चल रहा है, ठीक है, सही है। और जब ये मोशन कर रहा है, लेट्स सपोज इंजन इसका फोर्स लगा रहा है आगे की तरफ कि ऑब्जेक्ट आगे बढ़े, तो फ्रिक्शन फोर्स इसके टायर से अपोजिट लगेगा, ठीक है। और मेरा बेटा जिस सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज 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 पैरेलल टू एनईडी वालों का फेवरेट सवाल है, ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस, ठीक है। तो ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस, जिस सरफेस पे आप खड़े, ठीक है, ठीक है, जिस सरफेस पे आप खड़े, तो उस सरफेस से ये फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज पैरेलल होता है, ठीक है, ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, सही। और हमारे पास ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है और इसके अपोजिट है मेरा बेटा फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट टू, फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है और पैरेलल टू द किससे होता है, सरफेस। जिस सरफेस पे ऑब्जेक्ट चल रहा होता है उससे पैरेलल होता है, ठीक है। तो ये सरफेस हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो इस सरफेस से ये पैरेलल होता है, कोई भी एंगल नहीं बनाता, ठीक है। आइए अब हमारे पास जब हम फ्रिक्शन फोर्स की हम बात करते हैं मेरा बेटा, तो हमने वहां पर फ्रिक्शन को हम जब पढ़ रहे थे, तो फ्रिक्शन हाँ मेरे बेटा कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। फ्रिक्शन डिपेंड करता है मेरा बेटा, हाँ, जितना भारी ऑब्जेक्ट मास जितना ज्यादा होगा, तो मेरा बेटा उसमें फ्रिक्शन भी क्या होगा, उतना ज्यादा हो, ठीक है। मास जितना ज्यादा होगा, तो हमने देखा था वहां पर कि हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स, आइए अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है और अगर हम इसको मूव करवा रहे हैं मेरा बेटा, हाँ, अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट, बताइए, अगर ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा और जमीन जो फोर्स लगाती है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन मेरा बेटा ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है जिस सरफेस से खड़े में, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, बच्चे हमेशा बोलते हैं। परपेंडिकुलर 90 डिग्री किससे बनाता है, इस सरफेस से। तो ऐसा नहीं कि हमेशा ये याद रखिए वेट के अपोजिट होता है नॉर्मल रिएक्शन, ये गलत सोचते हैं बच्चे, ठीक है। ये वेट के अपोजिट नहीं होता, ये परपेंडिकुलर, हमेशा नॉर्मल रिएक्शन का जो फोर्स है उसको सरफेस के लिहाज से देखते हैं और वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस से। लेट सपोज अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एंगल पे है, तो मेरा बेटा वेट तो उसका नीचे की तरफ होगा W, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ग्रेविटी हमेशा एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, लेकिन उसका नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होगा, इस सरफेस से 90 डिग्री होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है ना, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उस सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन को देखते वक्त सरफेस को देखते हैं, ठीक है। अब मेरा बेटा लेट सपोज कीजिए कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट को अगर मैं मूव करवाना चाहता हूं इस फोर्स से F से, ठीक है ना, तो अब बताइए ये सरफेस को अगर मैं ये फोर्स लगा रहा हूं, आपको क्या लगता है कि कब कम फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर ये ब्लॉक वुड का बना हुआ है जब मेटल का बना हुआ है तब, हाँ बताइए, इसको खींचने में कब आसानी होगी इस सरफेस, जब वुड का बना हुआ है या मेटल का बना हुआ, वुड का बना हुआ, वजह क्या है भाई, हाँ मेरा बेटा, हाँ वेट ज्यादा है, तो मेरा बेटा मेटल का वजन ज्यादा है, उसको खींचना मुश्किल होगा, तो जितना मुश्किल होगा खींचना, तो इसका मतलब है फ्रिक्शन उतनी ज्यादा, किसी चीज को मूव करवाना जितना डिफिकल्ट, इसका मतलब उतना फ्रिक्शन ज्यादा। बेसिकली फ्रिक्शन है ही यही मेरा बेटा कि हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट को जितना मुश्किल से आप मूव करवाते हैं, इसका मतलब उसके अंदर फ्रिक्शन भी क्या है, ज्यादा, ठीक है। इट इज अ सिंपल वे टू आइडेंटिफाई वेदर द फ्रिक्शन इज लार्ज और स्मॉल, ठीक है ना। इफ अ बॉडी हैव वेरी डिफिकल्ट टू मूव, अगर किसी बॉडी को मुश्किल होता है मूव करवाने में, इट मीन इट हैज लार्ज फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ सर आप कहना ये चाह रहे हैं कि फ्रिक्शन तो अगर मैं यहां पर अप्लाई करेंगे आप, तो फ्रिक्शन तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि आप फोर्स कहां लगा रहे हैं, हाँ मेरे बेटा अपोजिट डायरेक्शन, तो मोशन आप इस तरफ करवाना चाहते हैं, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो फ्रिक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि मैं फ्रिक्शन को लिख दूं मेरे बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर्क,
मैं R लिखूं या W लिखूं, बात एक ही नहीं, क्योंकि W और R आपस में यहां पर कैसे बैलेंस है ना। W और R आपस में कैसे रिएक्शन बोलूं वेट बोलूं दोनों बराबर है। डन है मेरा बेटा। अगर मैं प्रोपोर्शनल साइन खत्म कर दूं तो मेरे पास क्या आता है मेरा बेटा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या आता है, ऑफ फ्रिक्शन मेरा बेटा, F इज इक्वल टू दैट इज म्यू आर, एंड वी कैन फाइंड म्यू इज इक्वल टू F अपॉन R। ठीक है ना। तो मेरा बेटा म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है एंड इसकी कोई यूनिट नहीं होती। क्यों मेरा बेटा, ये भी फोर्स नीचे भी फोर्स, तो फोर्स से फोर्स कैंसिल, तो कोई यूनिट नहीं आती कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो समटाइम वी कैन फाइंड m इज इक्वल टू म्यू इंटू r की जगह क्या लिख सकते हैं मेरे बेटा, m इंटू g भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, वेट के बराबर r और w बराबर। ठीक है, तो म्यू इंटू m इंटू g वी कैन फाइंड। सही है। कभी आपको बता दिया कि कितना फ्रिक्शन होगा किसी ऑब्जेक्ट में अगर वो मूव कर रहा है, उसमें उस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये, मास की वैल्यू ये, तो g की वैल्यू तो आपको पता होती है, तो यू कैन फाइंड द फ्रिक्शन ऑफ द सरफेस। ओके, डन है। कुछ बातें हैं मगर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जानता, हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है, चले मगर कर लेते हैं। अप्लाइड फोर्स है मेरे बेटे, यहाँ फ्रिक्शन है। याद रखिएगा, जब भी फोर्स अगर आपने जीरो अप्लाई किया तो याद रखें इसमें फ्रिक्शन भी कितना होगा, जीरो, ये ओरिजिन। ठीक है ना। तो जब तक आप किसी इस ऑब्जेक्ट को मैं खींचने की कोशिश नहीं करूंगा, समझ रहे हो, और सुनी, इस ऑब्जेक्ट को खींचने की कोशिश नहीं करूंगा तो इसमें फ्रिक्शन भी कितना होगा, जीरो। फ्रिक्शन तब तक अप्लाई नहीं करता जब तक आप बॉडी को मूव या ट्राई टू मूव, दोनों लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, मूव या करने की कोशिश ना करें तो ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन कितना होगा, जीरो। तो इसका मतलब है आप ट्राई टू मूव, फोर्स इज एन एजेंट दैट मूव और ट्राई टू मूव। फोर्स एक ऐसी चीज है जो ऑब्जेक्ट को मूव करना या मूव करने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये वो चीज है जो ऑब्जेक्ट को मूव करने के, लेट सपोज ये ट्रक है, एक बच्चा खींचने की कोशिश कर रहा है, खींच लेगा, लेकिन मेरा बेटा फोर्स लगा दिया उसने, ट्राई किया, इसका मतलब फ्रिक्शन अब जनरेट हो जाएगा। जब तक उसने फोर्स नहीं लगाया तब फ्रिक्शन कितनी थी, जैसे ही उसने लगाया मूव नहीं कर सका, लेकिन फ्रिक्शन अब अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा। एक वक्त आएगा मेरा बेटा फ्रिक्शन फोर्स के साथ साथ बढ़ता जाएगा, तो दोनों कैसे हो गए, जैसे एक बच्चा था नहीं खींच पा रहा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, खींच लेगा क्या, ट्रक है भाई, ठीक है, ओके, तो नहीं खींच पाएगा। ओके, 10 आ गए फिर भी नहीं खींच पा रहे, इसका मतलब है क्या सर, फ्रिक्शन, हाँ मेरा बेटा फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे। तो इसका मतलब है अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा है, फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है, तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ऊपर जाएगा। सही मेरा बेटा। लेकिन उसके बाद अगर 50 लोग हो गए तो उसके बाद ट्रक चलना शुरू हो गया, तो मेरा बेटा मैक्सिमम, अब शुरू में तो सीधा गया ये, और उसके बाद एक पॉइंट पे आया और उसके बाद ये नीचे आ गया एंड देन आगे चलने शुरू। तो मेरे बेटा जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाता है, शुरू में बंदे बढ़ते गए 1 2 3 4 5 6, जैसे 50 पे पहुंचा, अब वो आखिरी लिमिट थी 51 हुआ जैसे बंदे, तो मेरे बेटा ऑब्जेक्ट चलना शुरू हो गया, तो दैट चलना शुरू हो जाएगा, तो वहां पर जो फ्रिक्शन होगी दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं। और मेरे बेटा जब तक नहीं चल रहा था उस वक्त जितनी फ्रिक्शन थी दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। सही, जब तक नहीं चल रहा था दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। और मेरे बेटा जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है दैट इज कॉल्ड, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। सही, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो जब तक बच्चा कोशिश कर रहा था फ्रिक्शन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बंदे बढ़ते जा रहे हैं, फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है, अब एक मैक्सिमम पॉइंट पे आ गया, अब उससे एक बंदा भी बढ़ा तो चलना शुरू हो जाएगा, तो उस मैक्सिमम पॉइंट में जो फ्रिक्शन होगा दैट इज कॉल्ड, और जब चलना शुरू हो गया दैट इज कॉल्ड, और जब तक नहीं चल रहा था। ओके, तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है, स्टैटिक, काइनेटिक एंड लिमिटिक। ठीक है मेरे बेटा। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। मैक्सिमम
स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आपसे पेपर में सवाल आया कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है या काइनेटिक? हाँ भाई, स्टैटिक ज्यादा होता है या काइनेटिक? कौन ज्यादा होता है? काइनेटिक कम होता है मेरा बेटा, स्टैटिक ज्यादा होता है। देखो ये लाइन को देखो, यहां पर आएंगे तो ये लिमिटिंग कौन सी फ्रिक्शन है? लिमिटिंग तो स्टैटिक की टाइप में मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है। इसका मतलब उस वक्त भी ऑब्जेक्ट कैसा था? रेस्ट में। तो इसको याद रखिए, काइनेटिक की वैल्यू नीचे होती है, स्टैटिक की वैल्यू ऊपर होती है। स्टैटिक ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है उसकी फ्रिक्शन पहले के स्टैटिक के मुकाबले में क्या हो जाती है? कम हो जाती है। डन है? सर अगर कोई भी बच्चा फोर्स नहीं लगा रहा और ट्रक से खड़ा हुआ है, हाँ, तो मैंने शुरू में बोला कोई फोर्स, कोई नहीं फोर्स लगा रहा, जीरो फ्रिक्शन। यही तो समझा रहा। ट्रक खड़ा हुआ कैसे? वेट की वजह से। उसके टायर्स में भी तो फ्रिक्शन लग रही है। नहीं लग रही, टायर को आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे तब ना फ्रिक्शन लगी। टायर को कोई बढ़ा ही नहीं रहा आगे, तो फ्रिक्शन क्यों जनरेट होगी? समझ रहे? तो ट्रक खड़ा हुआ कैसे? ट्रक तो जमीन पे खड़ा है, सही है। आगे बढ़ने से फ्रिक्शन का ताल्लुक आगे बढ़ने से, फोर्स लगाओगे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे, और आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे तो फ्रिक्शन आ जाता है। ठीक है ना? वो भी चला के तुम्हारी तरफ। ओके, डन है। तो हमारे पास उस वक्त आता है जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं। अगर आप फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो वो भी बैठा रहता है बेटा। ठीक है, तो मैं अप्लाई नहीं किया तो मैं भी आगे नहीं अप्लाई होऊंगा, लेकिन जैसे ही तुम कोशिश करोगे तो मैं भी अप्लाई होना शुरू हो जाऊंगा, और जैसे जैसे फोर्स बढ़ता जाएगा तो फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है ना? डन? बात क्लियर है? यहां तक कोई मसला? ठीक है, लिख दूं सब जगह यहां पर भी? हाँ मेरे बेटा, फ्रिक्शन एट, कब मेरे बेटा? एट रेस्ट, फ्रिक्शन in motion, that is called kinetic. ओके, सही, डन है? तो मेरा बेटा रोजा लग रहे, नींद आ रही? इत्तेफाक से आज मैंने भी रोजा रखा। ठीक है, लेकिन जो है ना, मुझे तो पता ही नहीं चलता। ठीक है, ओके, तुम लोग स्टेमिना बढ़ाओ। ठीक है, अभी इस स्टेज में तुम लोग अभी तकरीबन आप लोगों का बहुत टाइम है, मतलब पढ़ने का कम से कम 15-15 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए। इंटर भी पढ़ना है, MD-CAT भी पढ़ना है। 15 घंटे नहीं पढ़ते तो मेरे बेटा, 15 घंटे नहीं, कम से कम 12 घंटे नहीं पढ़ते तो बड़ा मुश्किल है। ठीक है, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है, बड़ा मुश्किल होगा, आप टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स कर सकते। ठीक है, तो अगर आप लेट्स सपोज आप रोज अभी पढ़ते हैं अपने एकेडमिक का 5 घंटे, तो 7 घंटे आपको इसको देना पड़ेगा टेस्ट को। ठीक है, देन यू कैन रिवाइज द ऑल द थिंग। ठीक है, तो आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे एकेडमी कुछ कर लेगी, करना आप नहीं है। पढ़ लेंगे आप सब कुछ, रिवाइज नहीं होगा, कुछ नहीं आएगा। ओके, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे सवालात को उतना ज्यादा आपको हेल्पफुल होगा। चलिए मेरे बेटा, ओके, तो मेरे बेटा फ्रिक्शन के टाइप्स पढ़ा दी। तो मेरे बेटा हमने काइनेटिक की फ्रिक्शन में, जब मोशन में फ्रिक्शन होता है तो काइनेटिक की 2 टाइप्स थी। एक कहलाता था मेरे बेटा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और एक कहलाता है रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है ना, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। ये मैं इसलिए पढ़ा दे रहा हूं, वरना मेरा दिल नहीं था ये पढ़ाने का। मैं समझता हूं कि ये सब आपको आना चाहिए। ओके ओके, तो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है मेरा बेटा और स्लाइड करते हुए चल रहा है, हाँ, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और स्लाइड करते हुए चल रहा है, तो इस फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे? स्लाइडिंग। और अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है मेरा बेटा लेकिन सरफेस पे रोल कर रहा है, ठीक है, घूम रहा है सरफेस पे इस तरीके से, ठीक है ना, आगे रोल करते हुए चल रहा है, दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। तो मोशन में है, दोनों केस में फ्रिक्शन होगा। ठीक है, एक ट्रॉली को खींच रहे हैं आप, दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग। गाड़ी को चला रहे हैं, जाहिर सी बात है खींचेगा थोड़ी गाड़ी, गाड़ी के टायर क्या होंगे? रोल होंगे, दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन को मेरा बेटा मैंने FR से लिखा, याद रखिए रोलिंग फ्रिक्शन ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो हम हमेशा कन्वर्ट करते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में। ठीक है ना, जितने ट्रॉलीज बनाते हैं आजकल हम क्या लगा देते हैं उसमें? टायर।
क्यों मेरा बेटा? आसानी से चले, आसानी से चलेगा, मैंने ट्रॉली को खींचना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि हम फोर्स तो तब भी लगाना पड़ेगा रोल करने के लिए, लेकिन मेरे बेटा रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है? हमेशा कम होती है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, एक दफा हमसे पूछा कि इंक्लाइन प्लेन में, इतना आसान सवाल पूछ लिया, मुझे हैरत हुई कि इंक्लाइन प्लेन से एक ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, तो बताइए हमारे पास उसमें, हाँ भाई, उसमें फ्रिक्शन कौन सा होगा? रोलिंग होगा, स्लाइडिंग होगा, दोनों होगा या नहीं होगा? जाहिर सी बात है, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, स्लाइड करते हुए स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। ठीक है, लेकिन सवाल में थोड़ा सा अगर ट्विस्ट हम पैदा करें तो हमें समझ आता है कि दोनों हो सकता है। लेट्स सपोज अगर कपड़े का वो जो देखा होगा आपने, रोल होते हैं, और ऊपर से छोड़ दिया इंक्लाइनमेंट, आप बताओ स्लाइड करेगा रोल करेगा? तो बोला तो है नहीं कि क्या चीज है। ओके, लेकिन स्लाइड सही था। ओके, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हम कंसीडर करते हैं, ये ब्लॉक है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो दैट इज स्लाइडिंग। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट में हम देखेंगे डिफरेंट कंडीशंस पे, तो रोलिंग भी हो सकता है और स्लाइडिंग भी हो सकता है। डन है मेरा बेटा? ठीक है ना? तो जब ऑब्जेक्ट हम डिफाइन करने जाएंगे तो आप लिख सकते हैं, वीडियो में अवेलेबल होगा, व्हेन द फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी when it is performing rolling motion is called rolling friction. The friction on a body when object performing sliding motion is called sliding friction. जब sliding motion कर रहा होगा तो जो भी friction होगी that is called sliding friction. जब rolling motion कर रहा होगा तो जो भी friction होगी उसको कहेंगे rolling friction. ठीक है मेरा बेटा? ओके, डन, क्लियर? ओके, चले मेरा बेटा, तो फ्रिक्शन की बात कर ली। अब फ्रिक्शन में हम इंपॉर्टेंट बात में आते हैं जहां मैं जाना चाहता था। एक होता था मेरा बेटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एक होता था एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज। तो मेरे बेटा मैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन को पहले डिस्कस करता हूं। ठीक है ना, दोनों बराबर होते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है ना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो हम डेफिनेशन पे आते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से हमें बुक में जो गिवन था। ठीक है मेरे बेटा, एक ऑब्जेक्ट है, ओके, और इसको मैंने किसी प्लेन सरफेस पे रख दिया। ठीक है मेरा बेटा, अब अगर मैं इसमें, अभी हम देखें कितने फोर्स होंगे? सिर्फ दो। कौन कौन से? वेट कहां एक्ट कर रहा होगा? नीचे। और इसका नॉर्मल रिएक्शन कहां एक्ट कर रहा होगा? ऊपर। सही है मेरा बेटा? और अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाने की कोशिश करूंगा, अब कितने फोर्स हो जाएंगे? अब फोर्स, हाँ, इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाने की कोशिश कर रहा हूं, कितने फोर्स हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाने की कोशिश कर रहा हूं, कितने फोर्स हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। सही कह रही मेरा बेटा? एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में खुद ब खुद पैदा होगा, दैट इज कॉल्ड, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ खुद को एडजस्ट करता है। यहां पर भी देखिए, आप अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे थे, फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा था, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो हमसे फर्स्ट ईयर में एमसीक्यूज पेपर में आया था कि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स को हम सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी बोलते हैं। तो मेरे बेटे जैसे ही मैंने इसको अप्लाई करने की कोशिश की, ये खुद ब खुद पैदा हो गया, 4 हो गए। ठीक है, अब मेरा बेटा मैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालने जा रहा हूं। तो मैं, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम रिजल्टेंट फोर्स के दरमियान एंगल निकालते हैं। तो मैं रिजल्टेंट निकालना चाहता हूं फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के दरमियान। तो रिजल्टेंट निकालेंगे तो सर हम हेड टू टेल रूल से निकालेंगे। हेड टू टेल रूल में क्या होता है मेरा बेटा? एक के हेड को दूसरे के, तो मैं रिएक्शन फोर्स को उठा के इसके सर पे लेकर आता हूं। तो मेरा बेटा मैं इसको उठा के जब इसके सर पे लेकर आऊंगा तो मेरा बेटा ये हमारे पास रिएक्शन फोर्स इसके, है ना, इसके टेल से इसका हेड ज्वाइन हो गया। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को ज्वाइन कर देते हैं। लेट सपोज मैंने रिजल्टेंट फोर्स निकाला मेरा बेटा, सही ना, दैट इज क्या मेरा बेटा? एफ, रिजल्टेंट फोर्स। और अगर मैं इसको ऐसे बना लूं, दैट इज मेरा बेटा फ्रिक्शन। इसको ये यहां पर और यहां पर ऊपर कैसा रहेगा? सेम। तो मेरा बेटा रिएक्शन फोर्स हमारे पास यहां पर ये वाला। ओके, तो मेरा बेटा जो रिजल्टेंट फोर्स, और देखिए, जो रिजल्टेंट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के साथ एंगल बनाता है, रिजल्टेंट फोर्स किसका? रिजल्टेंट फोर्स है मेरा बेटा, रिजल्टेंट फोर्स किसका है? फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का। द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन मेकिंग एंगल विथ नॉर्मल रिएक्शन। दोबारा बोल रहा हूं, दोबारा सुनिए। रिजल्टेंट ऑफ किसका रिजल्टेंट है? रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन
मेकिंग एंगल विथ नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड, दोबारा बोलो, ये रिजल्टेंट किसका है मेरे बेटे? रिजल्ट किसकी वजह से आया? दो फोर्स की वजह से, फ्रिक्शन और इसका ही इसका एंगल जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका नॉर्मल रिएक्शन के साथ एंगल, चाहे मैं यहां से देखूं चाहे यहां से देखूं, दोनों जगह से कैसा रहेगा? सेम। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है दैट एंगल इज कॉल्ड, ठीक है, डन है। तो लिखे मेरा बेटा, द रिजल्टेंट ऑफ normal reaction and friction force making angle with किसके साथ? with normal reaction with normal reaction is called angle of friction. सही, is called angle of friction. सही। अगर हम यहां से इसे देखें, ठीक है ना, हाइट में दोनों बराबर होनी चाहिए, ठीक है, ओके। तो ये फ्रिक्शन है मेरा बेटा। यहां पर देखिए, अगर मेरे पास मैं देखूं तो पहले से कौन मौजूद था? मुझे थीटा निकालना है, ये वाला। इसमें बता सकते हैं बेस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, हाइपोटेनियस कौन है? इस ट्रायंगल में बेस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, हाइपोटेनियस कौन है? इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया, इसका नाम सी रख दिया। चलिए अब बताइए इनमें परपेंडिकुलर ए टू सी क्या है? बेस है। और ए से बी क्या है? हाइपोटेनियस। और बी से सी परपेंडिकुलर। मेरे बेटा जिसके साथ एंगल बनता है वो बेस कहलाता है, और मेरे बेटा दूसरा क्या कहलाता है? जो लार्ज वाला साइज होता है, हाइपोटेनियस। और मेरे बेटा जिस साइड में जहां पर 90 डिग्री बन रहा है दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, ठीक है मेरे बेटा। तो अब देखिए मेरे पास कौन कौन सी चीज मौजूद थी जिससे रिजल्टेंट निकाला था मैंने? नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन और, तो मुझे थीटा निकालना है मेरा बेटा। और हमारे पास कौन कौन मौजूद है? बेस मौजूद है और परपेंडिकुलर मौजूद है। तो बेस और परपेंडिकुलर कौन से फॉर्मूले में आते हैं? हाँ भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, दैट इज कॉल्ड टेन थीटा मेरा बेटा। और टेन थीटा अगर मैं जाऊं यहां पर किसके बराबर भाई? परपेंडिकुलर बताइए, परपेंडिकुलर बताइए, एफ डिवाइड बाई आर, ठीक है ना। एंड वी हैव फाइंड इट, एफ डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू म्यू के बराबर है ना मेरे बेटा। और वहां पर भी हम प्रूफ कर सकते हैं, बहुत तरीके से प्रूफ कर सकते हैं इसको कि म्यू के बराबर हो, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज, ओके डन है मेरे बेटा। किसी को मसला? मेरे बेटा अभी हम इंक्लाइंड प्लेन की बात करेंगे। इंक्लाइंड प्लेन को कैसे डिफाइन करते हैं? कोई भी प्लेन जो हॉरिजॉन्टल सरफेस से एंगल बना रहा हो, कोई भी प्लेन जो हॉरिजॉन्टल सरफेस से क्या बना रहा हो? प्लेन हम किसको कहते हैं मेरे बेटे? जिसमें दो एक्सिस हो। कितने एक्सिस हो? एटलीस्ट दो एक्सिस, है ना। तो हम ऐसा एक धागा नहीं खड़ा कर देंगे तो वो एंगल पे तो वो नहीं कहलाएगा, कम से कम दो एक्सिस होने चाहिए, ठीक है। तो दो एक्सिस होंगे वो प्लेन कहलाएगा। लेट्स सपोज हम एक सीढ़ी दीवार से खड़ा कर देते हैं तो वो एंगल पे खड़ा होता है जमीन से। जमीन हॉरिजॉन्टल है, एंगल पे खड़ा है सीढ़ी, तो मेरे बेटा उसको इंक्लाइन प्लेन में हम काउंट कर सकते हैं। कोई भी प्लेन जो हॉरिजॉन्टल सरफेस से कुछ एंगल बना रहा हो दैट एंगल, हाँ भाई, उस प्लेन को क्या बोलते हैं मेरा बेटा? तो यहां पर लेट्स सपोज ये एंगल बना रहा है थीटा, सही, इसका नाम अलग कर देते हैं, चलो अल्फा, ठीक है ना। तो अब मेरा बेटा एक ऑब्जेक्ट मैंने पहले रखा हुआ था और इसके एंगल को बढ़ाता जा रहा हूं, ठीक है ना, ये एंगल को बढ़ाता जा रहा हूं।
ठीक है, बढ़ाते जाऊंगा बढ़ाते जाऊंगा बढ़ाते जाऊंगा, वो मैक्सिमम एंगल जस्ट बिफोर स्लाइडिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्लाइड ना करे, तो ऑब्जेक्ट जब स्लाइड ना करे तो उससे पहले जो एंगल बनाता है ये इंक्लाइन प्लेन, उस एंगल को बोलते हैं मेरा बेटा, समझ रहे? तो इसको ऊपर करते जाऊंगा, एक वक्त आएगा स्लाइड कर जाएगा ना नीचे। सही है, तो स्लाइड से पहले जितना एंगल बना रहा होगा तो उस एंगल को क्या बोलते हैं मेरा बेटा? ठीक है, डन है मेरी बात? ओके चलिए, तो मेरा बेटा स्लाइड करने से पहले की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर मैं यहां से फोर्स निकालना चाहूं तो एक फोर्स आएगा मेरा बेटा नीचे, जिसको हम कहेंगे, कौन सा फोर्स होता है? डाउनवर्ड आ रहा है, W इज इक्वल टू mg। सही मेरा बेटा? और नॉर्मल रिएक्शन कहां अप्लाई हो रहा होगा मेरा बेटा? है ना, ऊपर की तरफ हो रहा होगा। हाँ मेरा बेटा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, अपोजिट नहीं होगा वेट के। सही है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, अब मेरा बेटा अगर हमारे पास अगर मैं देखूं तो लेट सपोज इस ऑब्जेक्ट पे, ये ऑब्जेक्ट कहां आ रहा है? नीचे। स्लाइड करके कहां आएगा? तो लग रहा होगा ना एक फोर्स। तो मेरा बेटा इस पे फ्रिक्शन कहां अप्लाई हो रहा होगा? इस पे फोर्स लग रहा होगा। कैसे मेरा बेटा? अभी देख भी लो। अगर इस पे फोर्स कैसे लग रहा होगा? क्योंकि इसको मूव करने के लिए एक फोर्स लग रहा है इसमें। कैसे मेरा बेटा? देखिए, अगर मैं वेट को देखूं तो ये एंगल, लेट सपोज ये एंगल अगर हमारे पास अल्फा है तो ये एंगल भी क्या होगा मेरा बेटा? अल्फा। अब मेरा बेटा मैं इसको कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक करूं ताकि मैं इसको बैलेंस करूं आर को। तो आर को बैलेंस करने के लिए मेरा बेटा ये एंगल बन रहा है, तो ये डब्ल्यू का कौन सा बनेगा? डब्ल्यू कॉस थीटा। सही है, और इसका एक, हाँ मेरा बेटा, परपेंडिकुलर भी बनेगा, डब्ल्यू साइन थीटा। है ना, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हम कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक करेंगे। ठीक है ना, तो एक इधर आया तो दूसरा इस तरफ आएगा। ठीक है, तो मेरा बेटा डब्ल्यू कॉस थीटा तो आर को बैलेंस कर रहा, लेकिन डब्ल्यू साइन थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है? अगर ये स्लाइड नहीं कर रहा, कौन रोक रहा है इसको? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कहां लगेगा? ऊपर, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां आना चाहता? जब भी ऑब्जेक्ट मोशन करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगा। सही, तो पैरेलल टू द सरफेस होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा। इसका मतलब एफ को डब्ल्यू साइन थीटा बैलेंस कर रहा और आर को डब्ल्यू। डन है, इसको बार दफा ऐसे डायग्राम में ऐसे बनाया जाता है, कोई मसला नहीं मेरा बेटा। इसको कंपोनेंट फॉर्म में ऐसे भी बना सकते हैं, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल। डब्ल्यू साइन थीटा को मैं ऐसे बना लूं, ऐसे बना लूं, एक ही बात। सही, थीटा लिख रहा हूं मैं, यहां पर अल्फा बनाया हुआ हमने, अल्फा बना लेते। ओके डन है, सही। इनमें से दोनों में से किसी को अल्फा बना लो, किसी को थीटा बना लो, मसला नहीं है। ठीक है, हमें प्रूफ करके दिखाना है मेरा बेटा। अब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये ना, हाँ मेरे बेटा, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे है ना, मूव नहीं कर रहा। ठीक है, रेस्ट में। तो रेस्ट में मेरे बेटा कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम याद है ना, कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो इसका मतलब फोर्सेस बैलेंस होती हैं। क्या होती है? तो इसका मतलब है सारे एक्स एक्सिस के फोर्सेस आपस में बैलेंस है, वाई एक्सिस के फोर्स भी आपस में, इसीलिए ना ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। ठीक है मेरे बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ना स्लाइड कर रहा है ना ऊपर की तरफ जा रहा है, दोनों फोर्सेस बैलेंस है। हम इसको अगर वाई एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं और इसको एक्स एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं तो मेरे बेटा इसको बैलेंस कर ले, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस। हाँ भाई, चले हम नेट फोर्स निकालते हैं। नेट फोर्स, अच्छा डेफिनेशन लिखवा दिया ना मैंने? नहीं लिखवाया? ओके। The minimum angle of inclined plane with horizontal surface just before sliding। ठीक है, just before sliding is called angle of repose। मैक्सिमम कर लो, मिनिमम कर लो बस। ठीक है, मैक्सिमम एंगल। ठीक है, डन है मेरा बेटा। तो समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस। अच्छा चलो नेट फोर्स निकालते हैं मेरा बेटा। नेट फोर्स कैसे निकालते हैं याद करो, हमने अनबैलेंस फोर्स कैसे निकाला था? एक बंदा इधर खींच रहा मुझे, दूसरा बंदा इधर खींच रहा, तो मैं जिस तरफ जाऊंगा तो अनबैलेंस फोर्स कैसे निकालेंगे? माइनस करके निकालेंगे। अगर दोनों बराबर हो तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा, है ना। नेट फोर्स, तो नेट फोर्स या
अनबैलेंस फोर्स मेरे बेटा मैं यहां से सिखा देता हूं आपको नेट फोर्स कैसे निकालेंगे। लेट सपोज यहां पर नेट फोर्स निकालना है एक्स एक्सिस में, ठीक है ना, एक्स एक्सिस में, ठीक है। एक्स एक्सिस में अगर नेट फोर्स निकालना, बताइए एक्स एक्सिस में कितने फोर्स है? दो फोर्स है। कितने फोर्स है? दो है मेरे बेटा, एक प्लस में होगा एक माइनस में। याद करो एक्स एक्सिस उस तरफ प्लस होता है, इस तरफ है ना, राइट में पॉजिटिव और लेफ्ट में, तो मेरे बेटा इसका मतलब वो सर फ्रिक्शन पॉजिटिव होगा और माइनस करेंगे इसको W साइन थीटा को, सही। और अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में, ऑब्जेक्ट किसमें? रेस्ट में, तो मेरा बेटा क्या होगा? आंसर कितने के बराबर आएगा? और अगर रेस्ट में ना हो फिर जीरो होगा क्या? इसका मतलब ऑब्जेक्ट स्लाइड करके नीचे आ रहा। तो उस केस में अगर हमारे पास में, उस केस में हमारे पास में, हाँ मेरा बेटा इसको सॉल्व कर लें, हाँ भाई उस केस में हम इसको सॉल्व कर लें, हाँ उस केस में हम ऑब्जेक्ट को सॉल्व कर लें। F इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? F इज इक्वल टू किसके? नेट फोर्स किसके बराबर होता है? अनबैलेंस फोर्स। बोलूं नेट फोर्स को ही मेरे बेटा अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं, ये याद रखिएगा, अनबैलेंस फोर्स, ठीक है, अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास अनबैलेंस फोर्स कितना है मेरा बेटा? जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ W साइन थीटा को उधर भेज दूं तो क्या होगा? W साइन थीटा, सॉरी W साइन थीटा इज इक्वल टू मेरा बेटा किसके बराबर होगा? F के, है ना, अगर ये जीरो के बराबर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट किसमें? रेस्ट में, ठीक है, ऑब्जेक्ट किसमें? रेस्ट में। अगर मोशन में आएगा तो फिर हम उसकी आगे बात करते हैं। ओके, एक्स एक्सिस में आ गए। इसी तरह मेरा बेटा हम वाई एक्सिस में बात करें, वाई एक्सिस में बात करें, कुछ पूछना है? कोई बात समझ नहीं है? हाँ बोले। वहाँ पे W के साथ अल्फा होगा ना साथ? अल्फा लिख दो मेरा बेटा, जी लिख दिया मैंने गलती से, ठीक है। ओके डन, सही। ओके वाई एक्सिस में मेरे बेटे कितने फोर्सेस? दो। हाँ नेट फोर्स निकाले, क्या होगा मेरा बेटा? R माइनस मेरा बेटा W कॉस अल्फा, ठीक है, सही है। और दोनों किसके बराबर होंगे? जीरो के। डन है मेरा बेटा। ओके तो मैं लिख सकता हूं कि W कॉस अल्फा, W कॉस अल्फा इज इक्वल टू मेरा बेटा R के बराबर होगा। बोलो हाँ भाई, W कॉस अल्फा इज इक्वल टू R के बराबर होगा, है ना। ये इसको कौन बैलेंस कर रहा? सही ना। तो y ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला ले लिए मेरा बेटा, इसको इधर भेज दिया। W cos थीटा इज इक्वल टू अल्फा के बराबर, R के बराबर हो गया। डन है, कोई मसला नहीं है। ऑब्जेक्ट बैलेंस में था इसीलिए नेट फोर्स कितना आया? क्योंकि रेस्ट में नेट फोर्स बैलेंस होगा ऑब्जेक्ट, तो दोनों फोर्स आपस में बैलेंस। मेरा बेटा इन दोनों को ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं, ये इक्वेशन A है और ये वाला इक्वेशन B, तो बोलो डिवाइड कर दें। तो क्या हुआ? W साइन अल्फा डिवाइड बाई W कॉस अल्फा इज इक्वल टू किसके बराबर? लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से कर दिया, राइट साइड को राइट साइड से कर दे, F अपॉन मेरा बेटा W से W मर गया। ओके मेरा बेटा क्या बना? 10 अल्फा इज इक्वल टू F अपॉन R। सही मेरा बेटा, 10 थीटा भी तो सर F अपॉन R आ रहा था, देखो हाँ इक्वल होगा। तो हमसे एनईडी के पेपर में पूछा एक दफा सवाल कि अगर हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है और वो एंगल बना रहा 30 डिग्री, तो आप बताइए उसका एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा? क्या बोला मेरा बेटा? मैंने क्या बोला कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, उसका एंगल बन रहा है 30 डिग्री, तो बताइए उसका एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा? तो ये मेरा बेटा, मेरा ईयर मुझे याद नहीं है, एनईडी के पेपर में आया सवाल 30 डिग्री, क्योंकि यहां से प्रूव हो रहा है मेरा बेटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि हम यहां पर दोनों को कंपेयर करवा दें, हाँ tan थीटा इज इक्वल टू F अपॉन R, और मेरा बेटा कंपेयर करवा दे तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा के बराबर हो जाएगा। थीटा से थीटा मार दूं, ओके सही मार दे, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, इसका मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज बराबर है। डन है। और अगर मेरा बेटा याद रखो, कभी ऑब्जेक्ट को हम स्लाइड कर रहे हो,
अभी आएगा सवाल, ऑब्जेक्ट को हम स्लाइड कर रहे हो और ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर गया। लेट सपोज ऑब्जेक्ट को मैं मूव कर रहा हूं किसी 20 न्यूटन फोर्स से, यहां पर मूव नहीं कर रहा था, और इसमें फ्रिक्शन लेट सपोज अप्लाई हो रही है 10 न्यूटन, ठीक है ना। तो अब बताइए क्या फोर्सेस बैलेंस है? हाँ भाई, दोनों एक्सेस में फोर्स बैलेंस है? नहीं। तो मेरा बेटा हमेशा क्या करेंगे, हाँ नेट फोर्स निकालेंगे या अनबैलेंस फोर्स निकालेंगे, ठीक है। तो वो किसके बराबर होता है मेरा बेटा? लार्ज माइनस, तो मेरा बेटा कैपिटल एफ माइनस, और मेरे बेटा नेट फोर्स किसके बराबर होता है? अनबैलेंस फोर्स, ये न्यूटन के सेकंड लॉ के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए, है ना मेरे बेटा। और यहां पर क्या होगा, जो भी वैल्यू होगी कैपिटल एफ माइनस एफ डिवाइड बाई, अगर मैं एम नीचे लेकर आ जाऊं, सॉरी इसी में सब कुछ सॉल्व कर दिया मैंने, ओके, माइनस एफ, तो मेरे बेटा ए इज इक्वल टू कैपिटल एफ माइनस एफ डिवाइड बाई एम। तो एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं, ऑब्जेक्ट कितने तेजी से एक्सेलरेट कर रहा। तो नेट फोर्स किसके बराबर होता है? F इज इक्वल टू एम ए, अनबैलेंस फोर्स के बराबर होता है। न्यूटन हमेशा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मैंने अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, इट विल एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। तो अनबैलेंस फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, तो अनबैलेंस फोर्स या नेट फोर्स की डायरेक्शन में F इज इक्वल टू एम ए लगाएंगे मेरा बेटा, और उसको उस तरफ मूव करेंगे। डन है? अब मुझे कोई इक्वेशन बनाना बता सकता है मेरा बेटा? ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है, हाँ बताओ नेट फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? एक इक्वेशन और ड्राइव कर लेते, ठीक है। हाँ बेटा अभी छुट्टी नहीं होगी, शाम में इसीलिए छुट्टी दी, सही, ठीक है। 2 घंटे की क्लास करूंगा, आराम से चलेंगे यार, क्या काम है, रोजा रख के घर पे याद आएगा रोजे, ठीक है। तो हमारे पास इससे बेहतर है हम पढ़ाई करें, ओके डन है। अब मेरे बेटा है ना, नीचे आते हैं मेरे बेटा, ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहे हैं नीचे और फ्रिक्शन कहां लग रहा है? ऊपर। बताइए कौन ज्यादा है? फ्रिक्शन ज्यादा है डब्ल्यू साइन थीटा, डब्ल्यू साइन अल्फा ज्यादा है या फ्रिक्शन ज्यादा है? डब्ल्यू साइन, है ना, जाहिर से बताओ ऑब्जेक्ट उस तरफ चल रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट उस तरफ चलता है जिस तरफ फोर्स ज्यादा हो, ठीक है मेरा बेटा। तो इसका मतलब अगर मैं इस केस में नेट फोर्स निकालने बोलेंगे सर, जब ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है तो हम लिखेंगे डब्ल्यू साइन अल्फा इज इक्वल टू मेरे बेटा एफ, सही। अब ऑब्जेक्ट मोशन में, पेपर में याद रखो मोशन में, तो मेरा बेटा अब अगर मोशन में तो इसका मतलब है हाँ लार्ज माइनस स्मॉल, मेरा बेटा इज इक्वल टू क्या हुआ? W इज इक्वल टू एम इंटू जी साइन अल्फा मेरा बेटा डिवाइड बाई एफ, और F इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? एम ए। अभी हमने अप्लाई किया, नेट फोर्स किसके बराबर होता है? एम ए के। हाँ मेरा बेटा ये मल्टीप्लाई में ए निकाले, इज इक्वल टू किसके बराबर हुआ? हाँ ए इज इक्वल टू एम इंटू जी साइन अल्फा डिवाइड बाई एफ डिवाइड बाई एम कर दूं, ओपन कर दे मेरा बेटा, तो एम इंटू जी साइन अल्फा डिवाइड बाई एम माइनस एफ ओवर एम, मेरा बेटा एम से एम, तो मेरा बेटा ए की इक्वेशन बनी जी साइन अल्फा बोले साइन थीटा बोले एक ही बात है, डिवाइड बाई एम। अल्फा अप्लाई करना, थीटा अप्लाई करना, कोई मसला नहीं, जो एंगल हो वो अप्लाई कर देना, ठीक है। तो मेरा बेटा ये इक्वेशन होगी एक्सेलरेशन की, जब ऑब्जेक्ट कितने एक्सेलरेशन से नीचे स्लाइड करके आएगा, ठीक है ना। और अगर ये सरफेस फ्रिक्शनलेस हो, हाँ भाई फॉर फ्रिक्शनलेस और स्मूथ सरफेस, फ्रिक्शनलेस और स्मूथ सरफेस, और स्मूथ सरफेस, हाँ मेरा बेटा, तो अब क्या होता? एफ की वैल्यू कितनी हो जाती? फ्रिक्शनलेस एफ की वैल्यू कितनी हो जाती? तो इसका मतलब है इस केस में एक्सेलरेट कर माने ए की वैल्यू कितनी थी मेरे बेटा? एफ की वैल्यू कितनी हो गई? तो ये वाला फैक्टर भी क्या हो गया? तो जी साइन थीटा या जी साइन अल्फा। तो वी कैन फाइंड और वी कैन अप्लाई, एनईडी के पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो वी कैन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जी साइन थीटा से। आपको इंक्लाइन प्लेन का एंगल बता दिया और क्या ना ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो आप बताइए उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी। सुनो मेरा सवाल, क्या बोला मेरा बेटा? इंक्लाइन प्लेन का एंगल बता दिया,
लेट्स सपोज मैंने बोला 45 डिग्री है इंक्लाइन प्लेन में, आप बताइए उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन कितनी होगी अगर वो स्मूथ सरफेस है। तो मेरा बेटा एंगल बताया था सिर्फ मैंने, तो थीटा तो आ गया, जी की वैल्यू तो आपको पता होती, तो मेरा बेटा बता दो कितने तेजी से एक्सेलरेट हो, यू कैन फाइंड द एक्सेलरेशन। डन, नहीं है ओके चलो। हाँ मेरे बेटा नहीं, एक सर कामरान लेट गए, एक से 1:20 पे गए मेरा ख्याल, ओके पता नहीं है मुझे एग्जैक्ट टाइम, चलो रोजा रखा हूं मैंने, गलत नहीं। ओके वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ओके, क्वेश्चन हो गया मेरा बेटा। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस है मेरा बेटा, हमने किया है फर्स्ट ईयर में न्यूमेरिकल। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन इंक्रीज द एक्सेलरेशन विल बी, हाँ भाई एक्सेलरेशन विल बी, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इंक्रीजिंग ग्राफ है, तो बताइए एक्सेलरेशन विल बी कितना होगा, कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा हो। ओके चलिए, when velocity is half, the momentum reduced to half, kinetic reduced to half, acceleration reduced to half, और force reduced to half। velocity half हो जाएगा तो मेरा बेटा momentum reduced to half, momentum से है ना, kinetic एनर्जी से तो हाफ mv स्क्वायर होता है ना, तो 4 टाइम्स कम हो जाएगा वेलोसिटी, अगर 4 टाइम्स कम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कितना का टाइम्स कम हो जाएगा, वेलोसिटी हाफ होगा तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगा। क्यों मेरा बेटा, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर, ठीक है। लेकिन मोमेंटम किसके बराबर होता है, P इज इक्वल टू, तो ये हाफ होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ओके डन। द रेशियो ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, सॉरी द रेशियो ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन मेजर्स, क्या, हाँ भाई रेशियो ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन measures, ratio of force acceleration is equal to, बताओ जल्दी से क्या, mass, what is mass, inertia, ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके डन है मेरा बेटा। हाँ भाई डिस्प्लेसमेंट, और वैसे तो हमें बताने चाहिए भी, हम बात नहीं कर रहे, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की ग्राफ है, ठीक है। इसमें बताइए स्लोप किसके बराबर होगा, सॉरी स्लोप पूछे, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट नहीं भाई, स्लोप तो वर्क डन के बराबर नहीं होगा, और एरिया अंडर द कर्व होगा डिस्प्लेसमेंट के बराबर। हाँ भाई, हाँ भाई एफ अपॉन डी, सॉरी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एफ अपॉन डी, के स्प्रिंग कांस्टेंट एफ इज इक्वल टू के एक्स होता है ना, सही है। तो एफ इज इक्वल टू, वैसे हम अभी डिस्कस नहीं किया हमने, वैसे ही लिख लेते, स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर होगा। ओके एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके बराबर होगा, हाँ भाई किसके बराबर होगा, डिस्टेंस के बराबर होगा। जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, घर पे सॉल्व कर लीजिएगा बाकी चीजें। ओके ओके द फोर्स, हाँ भाई द फोर्स अप्लाइड इन द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, इट विल प्रोड्यूस, फोर्स मेरा बेटा क्या प्रोड्यूस करेगा, लीनियर मोशन। ओके हाँ मेरे बेटा यहाँ आइए, फाइंड द एक्सेलरेशन, ये देखिए सवाल, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ऑफ मास 15 kg इज इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, द फ्रिक्शन फोर्स कितना है मेरा बेटा, हाँ भाई इसके बराबर है। तो बताइए एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, अभी हमने इक्वेशन निकाली थी, कहाँ गया सवाल, कौन सा वाला है, 18 है ऊपर। अच्छा मेरे बेटा यहाँ पर देखिए, अभी हमने सॉल्व किया था एक्सेलरेशन को, a इज इक्वल टू m इंटू जी डिवाइड बाई, चलो मैं पूरा g साइन थीटा
है ना, माइनस एफ अपॉन एम था मेरा बेटा, फ्रिक्शन मौजूद है, ठीक है ना। तो जी कितना हुआ मेरा बेटा 9.8, साइन थीटा कितना एंगल दिया 30 डिग्री मेरा बेटा, फ्रिक्शन कितना बोला आपको 30 न्यूटन, मास कितना बोला 15, तो मेरा बेटा ये कैंसिल हुआ, 2 बचा, यहां से माइनस कीजिए, ये बचा 4.9, माइनस कर लीजिए, है ना, क्योंकि 4.9 समझ गए कैसे आया, 9 मेरे बेटा साइन थीटा 0.5 के बराबर 30 डिग्री, यहाँ पर 2 है, ठीक है ना, 4.9 माइनस 2 इज इक्वल टू बना मेरे बेटा 2.9, ओके, तो एक्सेलरेशन बना 2.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ओके डन। तो मेरे बेटा हाँ अगला सवाल आते हैं, ये सवाल छोड़ेंगे मेरे बेटा, पेरेंट्स तो नहीं आ रहे, टाइम ज्यादा हो गया ना, चलो ये वाला सवाल सॉल्व करके दिखा दो जरा जल्दी से। 20 कह रहा मेरा बेटा फोर्स ऑफ 20 न्यूटन ऑन 3 kg बॉक्स अप्लाइड, ठीक है, 3 kg के बॉक्स में अप्लाई किया जा रहा है मेरे बेटा, क्या बोल रहे हैं, कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई फोर्स कर रहे हैं मेरे बेटा 20 न्यूटन, और फ्रिक्शन फोर्स कितना है मेरे बेटा 5 न्यूटन, आपसे बोला है कितने केजी का बॉक्स है 5, मास मेरा बेटा बता दिया नहीं 3 kg, ठीक है ना, आपसे बोला बताइए एक्सेलरेशन, मेरे बेटा अभी हमने कैलकुलेट किया था ना, कैसे नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, है ना, F माइनस स्मॉल एफ, हाँ मेरे बेटा F इज इक्वल टू एम ए, तो ये F कितना है कैपिटल F 20 माइनस 5 कितना बचा 15, तो A डिवाइड बाई 15 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू मेरा बेटा कितना है 5, तो ये आंसर बी, डन है, एनआईटी का पेपर है मेरा बेटा, ओके चल। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ के बता सकते हो 20, हाँ भाई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यस, तो देख लो ऐसे सवाल आते हैं, ये आते ही आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ के बता सकते हो, द फोर्स बिटवीन बॉडी एंड एयर कॉजेस, हाँ ठीक है डन है, ओके, हाँ भाई, द यूनिट ऑफ स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हाँ मेरे बेटा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ होगा, नो, ओके, एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस है मेरा बेटा, ओके, नीचे आते आते हैं, हाँ भाई 35, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हाँ मेरे बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एक्टेड ऑलवेज, आप बताइए, हाँ भाई पैरेलल टू द सरफेस और परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा ही नहीं मेरा बेटा, तो कौन सा ऑप्शन ए सही है मेरा बेटा, ओके, तो ये सारे पेपर्स में आते हैं, ऐसे नहीं कोई भी चीज आपने गलत पढ़ी। 38 मेरा बेटा, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ये भी आ चुका पास पेपर का, हाँ बेटा, इनइलास्टिक कोलिजन में क्या चीज रहेगा, सिर्फ कौन सी चीज कंजर्व रहेगी, ए मेरा बेटा, हाँ नीचे आइए 39 में, हाँ मेरे बेटा कौन सा होगा, बी होगा, अरे भाई बहुत मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक है, इन इलास्टिक कोलिजन इनको अलग किया हुआ है, ठीक है, सही है, जज्बाती नहीं हो जाना पेपर में, ओके, हाँ भाई यहां पर बता सकते हो 41, यही मैं सवाल बोला था, ये आया हुआ पास पेपर में, ओके, हाँ मेरे बेटा 43, इन एन इलास्टिक कोलिजन, kinetic is less than collision in an elastic collision, kinetic is more than after collision, kinetic is less than momentum is more,
नहीं मेरा बेटा, ये ऑप्शन ही गलत है। ओके, एनआईटी के पेपर में बहुत बहुत दफा ऑप्शन गलत आया है। ओके, हाँ, बॉल बेरिंग इज यूज टू कन्वर्ट, है ना, स्लाइडिंग को किस में कन्वर्ट करता है? रोलिंग। ओके, 47 देखिए जरा जल्दी से। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। एक्सेलरेशन विल बी तो ये बात है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना ले, स्ट्रेट लाइन बना दिया मैंने, वेलोसिटी और टाइम का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा ना मेरा बेटा, सही। और अगर कर्व होता है तो फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन, नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, ऐसे जज्बाती नहीं होगा, नन ऑफ दीज होगा तो होता ही नहीं होगा। ठीक है, पता चला पेपर। ओके चलो, ओके मैं जल्दी जल्दी करा, देखो इतने दूर पहुंच गया। चलो करते हैं, अब आप लोग कीजिएगा बाकी सवाल।